सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला जी, जब हाइब्रिड बछड़ा बोला। तो इस तरीके की उनकी और उनके लोगों की जो पिछले 5-7 साल की अगर वो हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो उन्हें उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, खुद से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। छात्र तो लाखों छात्र थे, उनमें से 1-2 छात्र थे, कुछ अगर बोल भी दिया तो होता है, हजारों की भीड़ में कोई एक नहीं है, पूरा बेशरम है, पूरी मोटी चमड़ी है शायद मगरमच्छ से भी ज़्यादा। और इन्हें शर्म करनी चाहिए कि अपने आप को लोकतांत्रिक वो कहते हैं और कहते हैं कि हम ये विश्व गुरु है, फलाना है, ढेका है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये इस देश की जनता ये सब बर्दाश्त करने नहीं जा रही। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। सर, आप आए दिन क्यों सरकार को परेशान करते हैं? सरकार एक नई शिक्षा नीति लेके आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, फिर आप जंतर मंतर पे आ गए। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम सरकार को परेशान हम नहीं कर रहे जी। हालांकि आपका सवाल बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, लेकिन एक्चुअली ये सरकार ही ऐसा बोल रही है। सरकार के ऊपर शिक्षा को संभालने की जिम्मेदारी थी। सरकार ने कहा भी था शुरू में, जब आप पुराने वादों को देखेंगे तो बोला गया था कि हम शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे जी। लेकिन आप देखिए पिछले 4-5 साल के अंदर ही 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम लीक हो गए, और वो भी वो नीट जैसे, जिसके अंदर लाखों रुपए की कोचिंग लगती है, या आपका जेईई के पेपर्स देख लीजिए, सिलेक्शन पेपर्स देख लीजिए। तो सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधार रही है या तबाह कर रही है, ये आप अगर अपनी आंखों से देखेंगे तब चीज़ें स्थिति क्लियर होगी। ये जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, ये नई शिक्षा नीति के अंदर जब आप गॉन थ्रू होंगे तो वास्तव में ये जो देश में बची कुछ शिक्षा थी उसको समाप्त करने की नीति है। इसके अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत शिक्षा को बढ़ावा मिले। और फिर एक और सवाल होता है कि कैसी शिक्षा। अभी आप देखिए जिस शिक्षा को लाने की ये लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं हमारा बहुत गर्वीला इतिहास है भी, लेकिन वो आज के युग में क्या आप उससे राफेल बना सकते हैं? अगर उस पुरानी शिक्षा नीति से, जो हमारी आदिम संस्कृति वाली शिक्षा नीति है या शिक्षा के मुद्दे हैं, अगर उससे हम राफेल बना पाएं तो निश्चित तौर पे हम दुनिया को जीत सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक बात और कहूँगा, जब हम पढ़ा करते थे, जैसे आप लोग पढ़ा करते थे, एक स्कूल के अंदर जो होम एग्जाम हुआ करता था, जो टीचर जो पेपर बना रहा है वो प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, लेकिन प्रिंसिपल को ये पता नहीं रहता था ये पेपर किसने बनाया है। और आप नीट के जैसे पेपर और बोर्ड जैसे पेपर और ये सिलेक्शन के जो पेपर हैं वो सरेआम लीक हो रहे हैं। क्या है ये मैटर? ये खरीद फरोख्त या मतलब क्या? खरीदो फरोख्त के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें नीट का पेपर आपने देखा लाखों रुपए में बिका था जी। तो जब लाखों रुपए का प्रॉफिट इन लोगों के हाथों में आ गया है तो उसके कारण ही मूल रूप से पैसा है, पैसा कमाने की जो मानसिकता है और अपने लोगों को जो उसमें सिलेक्ट करने की मानसिकता है, उसके चलते ये सब हो रहा है। नहीं तो ये सब असंभव बात नहीं है कि हम शिक्षा व्यवस्था को और पेपर लीक होने को रोक सकें। ऐसा कुछ नहीं है, रोका जा सकता है, पहले भी रोका गया है, ऐसा नहीं कि हमेशा इस तरह का परिपाटी रही है। लेकिन मूल रूप से आप देखिए जो जयपुर का पता लगा इस बार नीट एग्जाम में, एक ही घर के 4 बच्चे उसके अंदर पास हुए पिछले साल, और वो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सत्ता वाली पार्टी का व्यक्ति है। तो इससे सीधा पता लगता है इस तरीके से कि लीकेज कहाँ हो रही है। इसी तरीके से जो तमाम संस्थान है, तमाम संस्थानों में जो लोग आज उसको चला रहे हैं, उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो सबके अंदर ही आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। ये लोग इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका जो राजनीतिक लाभ लेने का, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का जो मकसद है, उसके चलते इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। आप देखिए नीट को देखिए, ये राम मंदिर तो किसका है? ये तो इसके अंदर तो इन्हीं के सारे लोग हैं, लेकिन वो छोटे छोटे स्टाफ को पकड़ के, और एसआईटी, एक पहली वाली एसआईटी खत्म, अब दूसरी एसआईटी, हो सकता है फिर तीसरी एसआईटी बनाए। मतलब ये कि लोगों के दिमाग से उसको भुलवा के और मुद्दे को खत्म करना है। लेकिन सर उसके लिए किसी ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। सर वो नैतिक जिम्मेदारी वाली बात है। धर्मेंद्र प्रधान का स्टूडेंटों ने इस्तीफा मांगा और 36 या 48 दिनों के अंदर उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। वो कहते हैं कि भाई मेरी घर की एक परेशानी है, घर की परेशानी के कारण मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके बाद में एक नए शिक्षा मंत्री बना दिए, उनके पास एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। क्या जो इतना बड़ा जो मंत्रालय है, जो एजुकेशन का एक जो सिस्टम है जिसे HRD मंत्रालय बोलते हैं, उनमें ऐसे लोग आएंगे तो सर पेपर तो क्या संभावना है? जिस सवाल
से शुरुआत की थी, उसी सवाल को आप थोड़ा याद करिए जी। कि सरकार परेशान कर रही है कि हम परेशान हैं? जी 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 अगर सरकार सीरियस होती है इस देश के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, जी उन्हें जो है वो कांवड़ वाला नहीं बनाना है, उन्हें एक सच्चा स्टूडेंट बनाना है जो दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सके पढ़ लिख जी। के। अगर ये मकसद होता, क्या इस तरीके का शिक्षा मंत्री लाया जाता? हमारे देश में क्या योग्य लोगों की कमी है? लेकिन छात्रों के दबाव में पूरी बेशर्मी के साथ, मतलब उस वक्त भी उन्होंने माना नहीं कि हाँ हम दे रहे हैं, पूरा घमंड दिमाग में लेकर कि ये मेरी परेशानी है इसलिए मैं दे रहा हूँ। ये कह के देखो कितना शर्मनाक है ऐसा कहना। लेकिन उसके बाद चलो उन्होंने दे दिया, जो भी कारण है दे दिया, उन्होंने छात्रों के दबाव में दिया या अपने कारण से दिया, लेकिन दिया। तो उसके बाद एक बेहतर शिक्षा मंत्री को, एक योग्य शिक्षा मंत्री को, एक जो देश के शिक्षा सिस्टम को सुधार सके, सभी को शिक्षा देने का एक काम कर सके, उसके लिए जो योग्य व्यक्ति को लाने का काम था, आपके सवाल से स्पष्ट है कि वो नहीं किया गया। सर वो कुछ वीडियो आ रही हैं और डिक्लेयर हो रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है उसमें तो 376 के मुकदमे भी हाँ, वो तो आ रहे हैं। हाँ। वो तो आप देखिए खुद ही बता रहे हैं कि किस तरीके से, और जो उनका और भी तमाम वीडियो आए हैं कि किस तरीके से कच्छा पहन के मार्च निकालते हुए और सिर्फ ग्रेजुएशन होना, ये तमाम चीजें जो उनके बारे में आ रही हैं वो साफ ही बता रही है। अच्छा, सरकार एक पॉलिसी लाई थी, उस पॉलिसी शायद वो चल रही है या बंद हो गई कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको सेक्रेटरी लगा देंगे, लेकिन सेक्रेटरी होता है वो IAS रैंक का होता है, UPSC रैंक का आता है। लेकिन इन सरकार के अंदर आपने देखा ना, लोकसभा स्पीकर की लड़की को भी एक सेक्रेटरी लगाया गया, और मेरा मानना है सेक्रेटरी उसको लगाया जाता पूरा जो परिपूर्ण, जब उसका जीवन निकलने को था। सही कह रहे हैं, एक IAS ऑफिसर की 25 साल, कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद वो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी लगता है जी। लेकिन ये जो प्रक्रिया इन लोगों ने ली है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये पूरे के पूरे सिस्टम को जेब में डालने की नीति है। और इसी नीति का तहत हो रहा है कि ये जो अयोग्य लोग इन जगहों पर बैठे हैं, ये जो आप हर क्षेत्र में तबाही देख रहे हैं, कोई रोजगार नीति नहीं है, कोई महंगाई को कंट्रोल करने की नीति नहीं है, कोई बच्चों को पढ़ाने की नीति नहीं है, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को पूरा इस फंडिंग को रोक रहे हैं, या तो आप पुराने ये राम वाले और संस्कृति वाले कोर्सेज को लागू करो, संस्कृत कोर्सेज को लागू करो, जो आज देश को आगे नहीं ले जा सकती, उस तरीके के कोर्सेज को लागू करने का जो तमाम परिपाटी हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई अभी आप यही इसी जंतर मंतर पर आपने देखा कि पैलेट गन चलाई, किसने ऑर्डर दिया, वो सब पे लिपापोती हो रही है। आज तक सरकार ये नहीं बता रही कि इसके लिए गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है, गृह मंत्री के बिना ये काम नहीं हो सकते और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की किसी बात को ये लोग नहीं उठा रहे। सर ये इस तरीके की परेशानियां कब तक झेली जाएंगे? इसमें स्टूडेंट परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान और सर्विसमैन परेशान, कब तक चलेंगे ये? जब तक जिस तरीके का शानदार आंदोलन इस जंतर मंतर पर छात्रों ने खड़ा किया, जब तक इस देश के किसान, मजदूर, जनता, महिलाएं, छात्र सब मिल के एक सशक्त आंदोलन इन लोगों के खिलाफ इसी तरीके का खड़ा नहीं करते, तब तक ये परेशानियां निश्चित तौर पे चलती रहेंगी। हालांकि लोग चल रहे हैं, अभी इसी 10 तारीख को फिर इस देश के किसान मजदूर 1000 जगहों पर पूरे देश के अंदर और यहाँ दिल्ली में भी इसी जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन है, और 10 तारीख वाला किसानों और मजदूरों का संयुक्त तौर पर है, पूरे देश के कोने कोने में है, 1000 जगहों पर होगा, यहाँ भी होगा। तो ये आंदोलन, सर इन आंदोलन से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब तक मैं आपको, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ, जब तक आप EVM को नहीं हटाओगे आपके कोई भी मुद्दे सफल नहीं होंगे। वो भी एक मुद्दा है, लेकिन कुछ वो अहम मुद्दा है सर, मुद्दा है, लेकिन हाँ। कुछ फौरी मुद्दे हमेशा ही रहा करते हैं, जो जैसे अभी लेबर कोड आई है जी। अब लेबर कोडों में यूनियनों को खत्म करने का अधिकार है, तो EVM के साथ साथ वो मजदूरों के लिए वो भी एक बड़ा अधिकार, क्योंकि यूनियन ही नहीं रहेंगी तो लड़ने का प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा जी। तो उसको बचाने की भी लड़ाई है, किसान आए हुए हैं, MSP की लड़ाई भी है, खाद पानी की भी लड़ाई है, बिजली को सस्ता करने की भी लड़ाई है। अगर बिजली सस्ती होगी, खेती नहीं कर पाएंगे, आप खरीद नहीं पाएंगे किसानों का खाना पीना, और किसान भी बेच नहीं पाएंगे उसको, तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से सभी आंदोलनों को एक साथ मिला के आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जीतेंगे। ये छात्र आंदोलन ने दिखाया कि देश के अंदर बहुत गहरा आक्रोश है, और इसी आक्रोश के चलते छात्र आंदोलन को जो जबरदस्त सफलता मिली, वो निश्चित तौर पर सर आप सफलता वाली बात कर रहे हैं, स्टूडेंट को सफलता नहीं सर, उनके वीडियो देखकर उनके घर जाके उनके माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया है। मोदी जी ट्वीट करते हैं कि चलो बच्चों से गलती हो जाती है, इस तरीके का भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तो देखा कि सैकड़ों बच्चों के घरों में सरेआम RSS और पुलिस वाले घुस रहे हैं। उसके खिलाफ भी प्रक्रिया जारी है। कई फोरम्स की ओर से डिक्लेयर हुआ है कि जिन लोगों को ऐसे परेशान किया जा रहा है वो संपर्क करें,
ताकि उनको पुलिस जो भी आतंक और आरएसएस जो भी आतंक उनके ऊपर फैला रहा है उसके खिलाफ उनकी मदद की जा सके। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के माफ़ी मांगने की बात है, प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए खुद से भी, जब उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला, जी, जब हाइब्रिड बछड़ा बोला। तो इस तरीके की उनकी और उनके लोगों की जो पिछले 5-7 साल की अगर वो हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो उन्हें उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, खुद से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। छात्र तो लाखों छात्र थे, उनमें से 1-2 छात्र थे, कुछ अगर बोल भी दिया तो होता है, हजारों की भीड़ में कोई एकाध तत्व ऐसा हो सकता है किसी ने उनको फीड किया हो उस तरीके से, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन मैक्सिमम छात्रों ने इसी जगह ने देखा है, लाखों लोगों ने देखा है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रॉपर तरीके से पूरे होशोवास में पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ देखा लोगों ने किस तरीके से पानी बांटा, किस तरीके से कूड़ा उठाया बच्चों ने, किस तरीके से शांति के साथ इस लंच सर पानी बांटने वाले के घर पे भी उसकी बहन के यहाँ पहुँच गए, उसके परिवार और जो रिश्तेदार पहुँच गए। ये बहुत शर्मनाक हरकतें हैं। मतलब इसी से तो पता लगता है कि इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, बहुत मोटी चमड़ी चरित्र या सर दीन ईमान नहीं है, दीन ईमान नहीं है, पूरा बेशरम है, पूरी मोटी चमड़ी है शायद मगरमच्छ से भी ज्यादा। और इन्हें शर्म करनी चाहिए कि अपने आप को लोकतांत्रिक वो कहते हैं और कहते हैं कि हम ये विश्व गुरु है, फलाना है, ढेका है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये इस देश की जनता ये सब बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। ठीक है सर, बहुत